जय हिंद दोस्तों। आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग रायपुर डिवीज़न साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का JEE-CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि ये एग्ज़ाम आज ही कंडक्ट हुआ है 16 जून 2024 को। पूरा लेटेस्ट पेपर है। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन में चलते हैं और देखते हैं आप लोग के लिए क्या सब क्वेश्चन है। तो आप लोग भी रेडी हो जाइए। जो भी फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम के लिए ये वीडियो वॉच करेंगे, ज़रूर पेन पेपर लेके आप लोग रेडी रहिए और आप लोग अपना टेस्ट खुद ले सकते हैं। तो जैसा कि पहले क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं, ए फीमेल रेलवे एम्प्लॉई शैल बी एंटाइटल्ड टू मैटरनिटी लीव फॉर। एक रेलवे महिला कर्मचारी मातृत्व अवकाश का हकदार है। तो ये आप लोग का यहीं पर कितना दिन के लिए मैटरनिटी लीव मिलता है, यहीं पर यही क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी के साथ। चलिए 180 डेज। तो बड़े 2 बच्चे के लिए मैटरनिटी लीव जो मिलता है एक फीमेल रेलवे एम्प्लॉई को, ये आप लोग का 6 महीना या 180 दिन, ऑप्शन डी के साथ। चलिए व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ लीव ऑन एवरेज पे एट ए टाइम दैट ए रेलवे सर्वेंट में बी ग्रांटेड। तो एक रेलवे कर्मचारी को LAP अगर लेना चाहते हैं लीव ऑन एवरेज पे, तो मैक्सिमम एट ए टाइम जो आप लोग के लिए सेंक्शन होगा, ग्रांट होगा, ये कितना दिन तक ग्रांट हो सकता है, सेंक्शन हो सकता है। तो LAP जो होगा ये आप लोग का 180 दिन तक एट ए टाइम ग्रांट हो सकता है 6 महीना के लिए। तो ऑप्शन आप लोग चलिए सी के साथ। ब्रेक जर्निंग इज नॉट परमिसिबल इन केस ऑफ। तो यहाँ पर देखिए ब्रेक जर्निंग किस प्रकार का पास में दिया नहीं जाता है। तो ये आप लोग का सही आंसर ये हो जाएगा, जो निपटारा पास होता है, सेटलमेंट पास होता है, इसमें ब्रेक जर्निंग अलाउड नहीं होता है। तो वहीं पर ऑप्शन सी के साथ चलिए। Which number of standard form is used for issuance of major penalty charge ऑन डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग। तो यहीं पर आप लोग के लिए मेजर चार्जशीट के लिए, मेजर पेनल्टी के लिए बोला गया है। तो यहीं पर जो स्टैंडर्ड फॉर्म इसके लिए जो इशू होता है, यूज्ड होता है, ये आप लोग का SF5 होता है। तो बड़ी शास्ति मेजर पेनल्टी के लिए SF5। इसी प्रकार लघु शास्ति लघु दंड के लिए आप लोग का माइनर पेनल्टी के लिए SF11 इशू किया जाता है। SF7 जो है ये आप लोग का अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर, इंक्वायरी ऑफिसर का नियुक्ति के लिए ये SF7 स्टैंडर्ड फॉर्म यूज किया जाता है, अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर EO। Which of the standard form is required to be used for issuing the order of deemed suspension। तो यहीं पर डीम सस्पेंशन के लिए आप लोग का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ये SF2 हो जाएगा, ऑप्शन सी के साथ। चलिए तो SF1 जो है ये सिंपल सस्पेंशन है, निलंबन है। SF3 जो है ये आप लोग का नॉन एंगेजमेंट सर्टिफिकेट फॉर सब्सिस्टेंस अलाउंस। सब्सिस्टेंस अलाउंस गैर नियुक्ति प्रमाण पत्र आप लोग को चाहिए सब्सिस्टेंस अलाउंस के लिए। आप लोग का निर्वाह भत्ता के लिए गैर नियुक्ति प्रमाण पत्र के लिए SF3 जारी किया जाता है। इसी हिसाब से आप लोग का SF4 है, ये रिवोकेशन फ्रॉम सस्पेंशन है, रिवोकेशन फ्रॉम सस्पेंशन।
निलंबन से बहाली के लिए SF4 ये स्टैंडर्ड फॉर्म यूज होता है। तो ये भी एक्स्ट्रा डाटा आप लोग याद रखिए। When a railway employee placed under suspension but only a minor penalty is imposed, the treatment of the suspension period is। जब किसी रेल कर्मचारी को निलंबन में रखा जाता है परंतु केवल लघु शास्ति पत्र जारी किया जाता है, तो निलंबन जो अवधि होता है, पीरियड होता है, इसको क्या माना जाता है? तो इसको ड्यूटी बोल के माना जाता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी के साथ चलिए। A railway servant shall be deemed to have been suspension if he has been put in police custody for a period of। तो एक रेलवे एम्प्लॉय जो 48 घंटा से ऊपर यदि कोई पुलिस कस्टडी में, पुलिस स्टेशन में रह जाता है, तो इसके लिए डीम सस्पेंशन ये SF2 स्टैंडर्ड फॉर्म जारी कर दिया जाता है। तो यहीं पर आप लोग का सही आंसर जो होगा, आप लोग का जो डीम सस्पेंशन के लिए, ये अगर कोई भी रेलवे स्टाफ, कोई भी रेलवे एम्प्लॉई पुलिस कस्टडी के अंदर आप लोग का अंडर में 48 घंटा या उससे ज़्यादा अगर रह जाता है, यही केस में डीम सस्पेंशन इशू किया जाता है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म SF2 होता है। ऑप्शन आप लोग बी के साथ चलिए। द फॉलोइंग आर नॉट इन पेनाल्टी अंडर DNDA रूल। तो आप लोग का डिसिप्लिन और APL रूल के अंतर्गत कौन सा दंड नहीं है, पेनल्टी नहीं है? तो यहीं पर देख लीजिए, आप लोग का जो वार्निंग है, जो चेतावनी है, ये आप लोग का ऑप्शन बी जो है, चेतावनी या वार्निंग, ये पेनल्टी नहीं होता है। उसके बाद आप लोग का निंदा जो है, ये देख लीजिए, सेंसियर, ये पेनल्टी है। स्टॉपेज ऑफ पास, ये भी पेनल्टी है। स्टॉपेज ऑफ PTO, ये भी पेनल्टी है। लेकिन वार्निंग या चेतावनी जो है, ये पेनल्टी नहीं है आप लोग का डिसिप्लिन एंड APL रूल के अंतर्गत। एक्स पार्टी इंक्वायरी में बी हेल्ड व्हेन। एक्स पार्टी इंक्वायरी कब किया जाना है? तो यहीं पर देखिए, एक्स पार्टी इंक्वायरी कब किया जाना है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये होगा आप लोग का कंट्रोल ऑफिसर डोज नॉट अपीयर। तो यहीं पर आप लोग का अगर कंट्रोल ऑफिसर अगर उपस्थित नहीं रहते हैं, ये कंडीशन में एक्स पार्टी इंक्वायरी किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए के साथ चलिए, CO डोज नॉट अपीयर। ग्रुप C स्टाफ having completed 20 years and more but less than 25 years of service are entitled to get post retirement complimentary pass at the rate of। तो यहीं पर देखिए, कोई भी ग्रुप C आप लोग का कर्मचारी या ग्रुप D कर्मचारी, ग्रुप C या ग्रुप D, तो एक कंडीशन में अगर 20 साल नौकरी हो जाता है, 20 साल से ऊपर, 20 साल या 20 साल से ऊपर होता है, लेकिन 25 साल से अगर कम होता है सर्विस, तो यही कंडीशन में उन लोग को जो पोस्ट रिटायरमेंट आप लोग का जो पास मिलेगा, ये किस दर से मिलेगा? तो ये इसके लिए आप लोग का सही आंसर क्या होगा? 2 सेट्स पर एनम हो जाएगा। उन लोग को 2 सेट पास मिलेगा हर साल। तो ये ऑप्शन आप लोग बी के साथ चलिए। रिव्यू ऑफ सस्पेंशन केस इज डॉन। निलंबन केस का पुनर्विचार कब किया जाना चाहिए? आप लोग रिव्यू ऑफ सस्पेंशन जो होता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये आफ्टर 3 मंथ, 3 महीने के बाद आप लोग का जो सस्पेंशन केस है उसका रिव्यू किया जाएगा, इसका पुनर्विचार किया जाएगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। इंक्वायरी इज नॉट मैंडेटरी अंडर व्हिच रूल ऑफ डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968। तो DAR 1968 के किस नियम के तहत जांच अनिवार्य नहीं है? तो ये आप लोग का जो रूल 14 का जो है, रूल 14 का 2 है, इसके तहत कोई भी इंक्वायरी नहीं है। डायरेक्ट
आप लोग का सर्विस से रिमूवल किया जा सकता है, ये अथॉरिटी आप लोग का प्रेसिडेंट के पास है। तो ऑप्शन बी के साथ चलिए, रूल 14 का 2। पेनल्टी ऑफ कंपल्सरी रिटायरमेंट, रिमूवल और डिसमिसल फ्रॉम सर्विस शुड बी इम्पोज्ड ओनली बाय। तो यहीं पर देखिए आप लोग का जो पेनल्टी होता है कंपल्सरी रिटायरमेंट या रिमूवल या डिसमिसल, जो आप लोग का सर्विस से डिसमिसल करेंगे, रिमूवल करेंगे, कंपल्सरी रिटायरमेंट करेंगे, ये पावर कौन इम्पोज कर सकता है? तो इसके लिए जो आप लोग का अथॉरिटी रहेंगे ये हो जाएंगे जो नियुक्ति प्राधिकारी होते हैं, उन्हीं के पास ही पावर रहता है कि वो कंपल्सरी रिटायरमेंट, रिमूवल और डिसमिसल ये कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी के साथ चलिए, अपॉइंटिंग अथॉरिटी। ग्रुप सी एंड ग्रुप डी एम्प्लॉयज अंडर सस्पेंशन में बी गिवन। तो ग्रुप सी और ग्रुप डी कर्मचारी अगर निलंबन रहते हैं तो निलंबन के दौरान उनको कितना सेट पास मिलना चाहिए या मिलता है? तो ये अब इसका सही आंसर हो जाएगा 1 सेट ऑफ पास पर कैलेंडर ईयर। तो एक साल में 1 सेट पास मिलता है। कोई भी ग्रुप सी या ग्रुप डी कर्मचारी अगर सस्पेंशन में रहते हैं, निलंबन में रहते हैं। अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप CNW पार्ट्स आर लिस्टेड। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। CNW पार्ट आप लोग का जो CNW का कोई भी सामान है, पार्ट्स है, आइटम्स है, इसको ग्रुपिंग किया गया है। अंडर ग्रुप कितना है? अंडर ग्रुप 30 से 39 के अंतर्गत CNW पार्ट्स को रखा गया है। PL नंबर 21074119 व्हाट डोज 9 इंडिकेट। तो एक PL नंबर दिया गया है, लास्ट में देखिए डिजिट जो है वो 9 है, 9 है। तो ये 9 क्या इंडिकेट करता है, क्या सूचित करता है? तो ये चेक डिजिट को सूचित करता है। तो इसमें भी आप लोग थोड़ा डाटा देख लीजिए। तो जैसे कि आप लोग का मेन ग्रुप, उसके बाद सब ग्रुप, उसके बाद आइटम, सीरियल नंबर, उसके बाद चेक डिजिट। तो PL नंबर में, प्राइस लिस्ट नंबर में, जो स्टॉक आइटम के लिए प्राइस लिस्ट नंबर रहता है, इसमें पहला और दूसरा जो डिजिट रहेगा, संख्या रहेगा, ये मेन ग्रुप को दर्शाएगा। इसके बाद तीसरा एंड चौथा सब ग्रुप को दर्शाएगा। 5, 6 और जो 7 नंबर वाला डिजिट होगा ये आइटम का सीरियल नंबर को दर्शाएगा। और जो लास्ट जो डिजिट 8वां वाला डिजिट होगा वो चेक डिजिट को ही दर्शाएगा। डेड स्टॉक शुड बी वेरीफाइड आफ्टर। तो यहाँ पर देखिए डेड स्टॉक का जो वेरिफिकेशन होगा, सत्यापन होगा, तो इसके लिए क्या पीरियोडिसिटी क्या रहेगा, कितने साल के बाद इसको करना चाहिए। तो यहीं पर डेड स्टॉक का जो वेरिफिकेशन किया जाएगा, जैसे कि डेड स्टॉक आप लोग जानते हैं कोई भी आइटम 24 मंथ से इशू नहीं हुआ है या आने वाला 24 मंथ में भी इशू होने का संभावना नहीं रहता है, उसी प्रकार का आइटम को डेड सरप्लस स्टोर बोलते हैं। या यहीं पर यही कंडीशन है कि कोई भी आइटम अगर 12 महीना इशू नहीं हुआ है या उससे ज़्यादा समय तक इशू नहीं हुआ है, इसी प्रकार का स्टॉक आइटम को वेरिफिकेशन का इसका पीरियडिसिटी होता है, वंस इन ए ईयर होता है। तो यहीं पर डेड स्टॉक शुड बी वेरीफाइड आफ्टर 1 ईयर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी के साथ चलिए, द स्टॉक ऑफ इम्प्रेस्ड स्टोर्स आर वेरीफाइड आफ्टर एवरी। तो यहीं पर देखिए जो इम्प्रेस्ड स्टोर होता है इसका वेरिफिकेशन कितना अंतराल में ये होना चाहिए। तो स्टॉक ऑफ इम्प्रेस्ड स्टोर जो होगा ये आप लोग का 2 साल में, आप लोग का एवरी 2 साल में, एवरी 2 ईयर्स में इसका वेरिफिकेशन होना चाहिए। ऑप्शन बी के साथ चलिए,
रिप्लाई ऑफ द चार्ज मेमोरेंडम बाय सीओ, यहाँ पर देखिए चार्ज मेमोरेंडम का उत्तर सीओ द्वारा कितने दिनों में दिया जाना चाहिए। रिप्लाई ऑफ द चार्ज मेमोरेंडम बाय कंट्रोलिंग ऑफिसर सीओ, तो ये आप लोग का 10 दिन के अंदर देना चाहिए। रिप्लाई ऑफ द चार्ज मेमोरेंडम बाय सीओ 10 डेज हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ द लेडीज कंपार्टमेंट, महिला डिब्बे का परिवहन कोड क्या है? परिवहन कोड वह है, ऑप्शन सी के साथ चलिए। व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ इंस्पेक्शन कैरेज, तो यहीं पर इंस्पेक्शन कैरेज जो प्रशासनिक होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव होगा, जैसे कि डीआरएम जीएम लोग का जो सैलून होता है, तो इसका जो आप लोग का देखिए ट्रेन आप लोग का कोच नंबर के साथ आप लोग का लास्ट में इसका टाइप जो रहता है ये RA रहता है, RA, तो ऑप्शन डी के साथ चलिए। ट्रांसपोर्टेशन कोड इंस्पेक्शन कैरेज एडमिनिस्ट्रेटिव का RA हो जाएगा, ऑप्शन डी के साथ चलिए। रिपीटेड क्वेश्चन, गलती मत कीजिए। ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ पेंट्री कार, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। पेंट्री कार आप लोग का ट्रांसपोर्टेशन कोड WCB होता है, ऑप्शन सी के साथ चलिए। इसी प्रकार आप लोग का अगर LHB कोच के लिए अगर पेंट्री कार का कोड पूछेगा, जिसको कि हॉट बफेट कार बोला जाता है, हॉट बफेट कार, और इसका ट्रांसपोर्टेशन कोड क्या होता है? LWCBAC, तो ये भी जरूर याद रखें। Which पार्ट इज नॉट यूज इन आईसेफ ट्रॉली, आईसेफ ट्रॉली में ये नीचे दिया गया 4 ऑप्शन से कौन सा पार्ट्स यूज नहीं होता है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। यहीं पर देखिए ऑप्शन डी में ड्रैग लिंक जो है ये यूज नहीं होता है, बाकी डैशबोर्ड यूज होता है, साइड बियरर भी यूज होता है, शॉक एब्जर्वर भी यूज होता है आईसेफ कोच में। स्टैंडर्ड पैकिंग पीसेस ऑफ आईसेफ कोच में बफर हाइट मेंटेन करने के लिए स्टैंडर्ड पैकिंग पीस दिया जाता है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन सी के साथ चलिए, जो कि आप लोग का 13, 26, 38, 48 mm का पैकिंग पीस दिया जाता है। तो इसके रिगार्डिंग भी कुछ डाटा याद रख लीजिए। तो जैसे कि व्हील का डायमीटर, आप लोग का व्हील डायमीटर कितना होगा तब जाके पैकिंग पीस दिया जाएगा। ये पैकिंग पीस अगर व्हील का डायमीटर 889 से 864 mm होगा तो इसके लिए जो आप लोग का पैकिंग पीस दिया जाएगा 13 mm का। 863 से 840 के बीच में अगर व्हील डाय रहता है, ए कंडीशन में 26 mm। 839 से 820 mm के बीच में अगर व्हील का डायमीटर रहता है तो 38 mm। अगर व्हील का डायमीटर 819 हो जाएगा तो ये कंडीशन में 48 mm का पैकिंग पीस दिया जाता है। तो ये डाटा आप लोग याद रखिए। येलो स्ट्रिप ऑन एंड बॉडी ऑफ आईसेफ कोच इंडिकेट्स, तो आईसेफ कोच में देखिए एंड बॉडी में येलो स्ट्रिप रहेगा, इसका मतलब हो जाएगा कि ये कोच एंटी टेलीस्कोपिक है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। व्हाट डिफेक्ट्स इज डिटेक्टिंग इन यूएसटी टेस्ट, तो अल्ट्रासोनिक टेस्ट के माध्यम से जो डिफेक्ट डिटेक्ट करते हैं तो ये होता है इंटरनल क्रैक। एक्सेल के लिए हम लोग यूएसटी करवाते हैं, इसमें एक्सेल का इंटरनल क्रैक डिटेक्ट किया जाता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। मेंटेनेंस एंड रिपेयर प्रोसीजर फॉर हाइड्रोलिक शॉक ऑब्जर्वर यूज्ड इन कोचिंग स्टॉक, व्हाट RDSO टेक्निकल पैम्पलेट इज यूज्ड, तो देखिए RDSO टेक्निकल पैम्पलेट यूज होगा। मेंटेनेंस रिपेयर प्रोसीजर जानेंगे
तो इसके लिए आप लोग का जो हाइड्रोलिक शॉक ऑब्जर्वर के लिए है कोचिंग स्टॉक का, तो इसके लिए जो RDSO टेक्निकल पम्पलेट यूज होगा ये हो जाएगा आप लोग का कितना होगा, ये हो जाएगा C6803 होगा RDSO टेक्निकल पम्पलेट, ऑप्शन सी के साथ चलिए। इंस्ट्रक्शन फॉर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ ब्रेक इक्विपमेंट ऑफ पैसेंजर कोचेस, व्हाट RDSO टेक्निकल पम्पलेट यूज। तो यहीं पर देखिए इंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस पूछा है यार ब्रेक इक्विपमेंट के लिए पैसेंजर कोच का, तो इसके लिए जो RDSO टेक्निकल पम्पलेट यूज होगा ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आप लोग का C8805 हो जाएगा, ऑप्शन सी के साथ चलिए। हाउ मेनी इमरजेंसी विंडोज प्रोवाइडेड इन AC, ICF और RCF कोच। AC, ICF, RCF कोच के लिए इमरजेंसी विंडो का संख्या ये हो जाएगा 4 के संख्या में रहता है। रिपीटेड क्वेश्चन है। व्हाट इज द इंटरवल ऑफ शेड्यूल ए एग्जामिनेशन ऑफ कोच। तो ICF कोच में शेड्यूल ए एग्जामिनेशन किया जाता है, तो इसके लिए आप लोग का जो पीरियडिसिटी इसके लिए पूछा है कितना इंटरवल में होना चाहिए, तो इसके लिए जो सही आंसर हो जाएगा 1 मंथ +- 3 डेज हो जाएगा, ऑप्शन ए के साथ चलिए। तो इसमें भी थोड़ा डाटा आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि ए शेड्यूल यहीं पर आया हुआ है 1 मंथ +- 3 डेज, ये ICF कोच के लिए बी शेड्यूल 3 मंथ +- 7 डेज, IOH इंटरमीडिएट ओवरऑलिंग 9 मंथ +13 डेज, पीरियोडिकल ओवरऑलिंग POH 18 मंथ। तो ये भी डाटा आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। व्हाट इज द इंटरवल ऑफ शेड्यूल बी एग्जामिनेशन ऑफ द कोच। तो यहीं पर देखिए ICF कोच का शेड्यूल बी एग्जामिनेशन अभी बताया गया था जो कि 3 मंथ +- 7 डेज में होता है, तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी के साथ चलिए। व्हाट इज द पर्पोज ऑफ मैनिपुलेटर। तो मैनिपुलेटर का काम क्या होता है, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ये डाउन हैंड वेल्डिंग के लिए यूज होता है, फॉर डाउन हैंड वेल्डिंग, ऑप्शन बी के साथ चलिए। द मिनिमम परमिसिबल बफर हाइट एबव रेल लेवल टू द सेंटर ऑफ बफर। तो मिनिमम परमिसिबल बफर हाइट पूछा है, जो कि ये मिनिमम जो रहता है लोडेड कंडीशन में रहता है, तो ऑप्शन डी के साथ चलिए 1030 mm। तो इसके बारे में भी थोड़ा डाटा देख लीजिए, जैसे कि मिनिमम ये लोडेड कंडीशन में 1030 mm, जो कि ये एग्जाम पेपर में आया हुआ है। मिनिमम एम्प्टी कंडीशन में ये 1090 mm होना चाहिए, ये CBC हाइट या बफर हाइट। मिनिमम वर्कशॉप से जो निकला हुआ कोच है, वर्कशॉप टर्न आउट कोच के लिए ये भी 1090 mm है। मिनिमम प्रोडक्शन यूनिट टर्न आउट कोच के लिए 1095 mm, और मैक्सिमम आप लोग का जो बफर हाइट रहेगा ये एम्प्टी कंडीशन में रहेगा, जो कि 1105 mm। तो ये भी डाटा आप लोग याद रखिए। मिनिमम परमिसिबल बफर प्रोजेक्शन फ्रॉम हेडस्टॉक। तो हेडस्टॉक से मिनिमम बफर प्रोजेक्शन 584 mm, और ये मैक्सिमम 635 mm, या स्टैंडर्ड या मैक्सिमम जो बफर प्रोजेक्शन होता है ये 635 mm। दोनों डाटा याद रखिए। हाउ द वेट ऑफ द बॉडी इज ट्रांसफर्ड ऑन ट्रॉली इन ICF कोच। तो ICF कोच में दो आप लोग का वेट, कोच बॉडी का वेट ट्रांसफ़र होता है, ये साइड बियरर के माध्यम से होता है, ऑप्शन सी के साथ चलिए। अगर वागन का केस में होने से
जो वागन बॉडी का वेट जो है ट्रांसफ़र होगा, ये सीपी के माध्यम से होगा, सेंटर पिवट के माध्यम से। LWLH बोगी इज यूज्ड इन, तो LWLH बोगी, LWLH 25 ये बोगी यूज होता है बॉक्सन एस वागन में। ऑप्शन सी के साथ चलिए। परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रेड डायमीटर ऑफ 4 व्हीलड ट्रॉली ऑन द सेम कोच ऑफ बिजी व्हाइल टायर टर्निंग, तो जब भी टायर टर्निंग करेंगे, ये कोचिंग के लिए पूछा है, तो यहीं पर आप लोग का जो परमिसिबल व्हील टायर डिफरेंस ये पूछा है, आप लोग का ऑन द सेम कोच पूछा है, तो इसके लिए आप लोग का जो सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन डी के साथ चलिए 13 mm होगा। तो इसके लिए भी डाटा देख लीजिए। ये आप लोग का कोच का केस में, कोचिंग का केस में, सेम एक्सेल में 0.5 mm, सेम बोगी या ट्रॉली में 5 mm, सेम कोच के लिए 13 mm। ये डाटा जैसे भी याद रखिए, इसके रिलेटेड क्वेश्चन बार बार रिपीटेडली आ ही रहा है। एक्सेल लोड ऑफ बॉक्सन एस वागन, तो बॉक्सन एक्स वागन के लिए एक्सेल लोड 25 टन, ऑप्शन डी के साथ चलिए। ड्यूरिंग फुल सर्विस एप्लीकेशन ब्रेक पाइप प्रेशर इज ड्रॉप टू, तो फुल सर्विस एप्लीकेशन के दौरान ब्रेक पाइप प्रेशर कितना ड्रॉप करेंगे, ये ड्रॉप करेंगे 1.5 kg/cm²। तो इसके बारे में भी डाटा देख लीजिए। जैसे कि मिनिमम एप्लीकेशन किसको बोलेंगे, जब भी बीपी पाइप प्रेशर ड्रॉप करेंगे, कितना ड्रॉप करेंगे 0.5 to 0.8 kg/cm²। सर्विस एप्लीकेशन जीरो 0.8 to 1.0 kg/cm²। फुल सर्विस एप्लीकेशन 1.0 to 1.5 kg/cm²। इमरजेंसी एप्लीकेशन, तो इमरजेंसी एप्लीकेशन कब बोलेंगे, जब बीपी पाइप प्रेशर ड्रॉप करेंगे एबव 1.5 kg/cm²। तो जब भी 1.5 kg/cm² से ज़्यादा प्रेशर ड्रॉप करेंगे, इसको इमरजेंसी एप्लीकेशन कहा जाएगा। इन ट्विन पाइप सिस्टम ऑक्सिलरी रिजर्वर एयर प्रेशर इज शुड बी, तो यहीं पर देखिए ट्विन पाइप सिस्टम में ऑक्सिलरी रिजर्वर जो कितना प्रेशर से ये चार्ज होगा, तो ये होगा 6 kg/cm² प्रेशर से ये चार्ज होगा। मेजर्ड ए डायमेंशन बिटवीन, तो देखिए ये आप लोग का वागन का केस में ए डायमेंशन मेजर करेंगे, तो किस किस का बीच में जो डिस्टेंस रहेगा, डायमेंशन रहेगा, जिसको कि हम लोग ए डायमेंशन बोलेंगे, ये हो जाएगा डायमेंशन बिटवीन कंट्रोल रॉड हेड एंड बैरल फेस। ऑप्शन डी के साथ चलिए। कंट्रोल रॉड का हेड और बैरल का फेस के बीच में जो डायमेंशन डिस्टेंस होगा, ए डायमेंशन होगा। तो ये मैक्सिमम वागन में 70 + 2 - 0 mm होता है, लेकिन BO/BRN वागन के लिए ये 27 + 2 - 0 mm हो जाता है, जो कि बहुत सारे वीडियो में आप लोग को बताया जा रहा है, इसको याद रखिए। मिनिमम एयर प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर WRA, तो WRA के लिए वाटर रेजिंग अपराटस के लिए, इसके लिए मिनिमम एयर प्रेशर कितना चाहिए 0.35 kg/cm²। ऑप्शन ए के साथ चलिए। और मैक्सिमम जहाँ आएगा WRA चलाने के लिए
मैक्सिमम आप लोग का एयर प्रेशर जो चाहिए 0.75 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मिनिमम मैक्सिमम दोनों ही आप लोग याद रखिए। व्हाट इज द राइडिंग इंडेक्स ऑफ एलएचबी कोच? तो एलएचबी कोच का राइडिंग इंडेक्स यहीं पर ऑप्शन में देख लीजिए, ये 2.5 भी है, 2.75 भी है। तो यहीं पर आप लोग इसका जो रेंज होता है 2.5 टू 2.75 होता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग का अगर आने से आप लोग मैक्सिमम को ही लीजिए। तो एलएचबी कोच का जो राइडिंग इंडेक्स मैक्सिमम ये देखिए 2.75, ऑप्शन सी के साथ चलिए। D1 मेंटेनेंस शेड्यूल ऑफ एलएचबी कोच डन आफ्टर हाउ लॉन्ग टाइम? तो एलएचबी कोचेस के लिए D1 शेड्यूल ये एवरी ट्रिप में होना चाहिए, ऑप्शन सी के साथ चलिए। तो इसका भी डाटा देख लीजिए, जैसे कि D1 एवरी ट्रिप, D2 कब करेंगे? ये 1 मंथ ±3 डेज। D3 कब किया जाएगा? 6 मंथ ±15 डेज। तो ये भी डाटा आप लोग याद रखिए। ये डिपो शेड्यूल है एलएचबी कोचेस के लिए। SS1 मेंटेनेंस शेड्यूल ऑफ एलएचबी कोचेस डन आफ्टर हाउ लॉन्ग टाइम? तो यहीं पर देखिए सब शेड्यूल 1 का मेंटेनेंस शेड्यूल पीरियडिसिटी पूछा है, तो ये कब करेंगे? तो ये हर आप लोग का 1.5 साल में करना है, 1.5 ईयर में करना है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी के साथ चलिए। तो इसके बारे में भी थोड़ा डाटा देख लीजिए। एलएचबी कोच के लिए जो शेड्यूल होता है सब शेड्यूल ये करेंगे SS1, ये 1.5 ईयर या 18 मंथ या 6 लाख किलोमीटर जो भी पहले होगा। SS2 डबल कर दीजिए सीधा, ये 3 इयर्स या 36 मंथ या 12 लाख किलोमीटर। SS3 6 इयर्स या 72 मंथ या 24 लाख किलोमीटर जो भी पहले हो। परमिसिबल वेरिएशन इन न्यू व्हील ट्रेड डायमीटर फॉर 4 व्हीलर ट्रॉली ऑन द सेम एक्सल ऑफ बीजी बॉगी वागन ड्यूरिंग व्हील चेंजिंग? तो व्हील चेंजिंग जब भी करने के दौरान या टायर टर्निंग करने के दौरान आप लोग का सेम एक्सेल में ये वागन के लिए जो आप लोग का परमिसिबल जो वेरिएशन व्हील ट्रेड में कितना होना चाहिए, ये आप लोग का कोचिंग हो या गुड्स हो, अगर सेम एक्सेल में पूछने से ये 0.5 mm, ऑप्शन बी के साथ चलिए। तो इसका भी डाटा देख लीजिए। तो वागन का केस में सेम एक्सेल में 0.5 mm, सेम बोगी या ट्रॉली 13 mm, सेम वागन में 25 mm, permissible variation in the wheel tread diameter of 4-wheeler trolley on the same wagon on a busy boggy wagon while changing the wheel? तो यहीं पर देखिए वागन का केस में पूछा है, सेम वागन में पूछा है, बॉगी टू बॉगी पूछा है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आप लोग का 25 mm हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी के साथ चलिए। इन एक्सीडेंट मैनुअल ट्रेन पार्टिंग इच अंडर? तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग का जब आएगा तो सीधा आप लोग J5 में चलिए। एक्सीडेंट आप लोग का मैनुअल में ट्रेन पार्टिंग को J5 क्लास के अंतर्गत ये रखा गया है। तो J5 आप लोग का जो क्लास होता है तो इसमें आप लोग का ये होता है फेलियर ऑफ रोलिंग स्टॉक, फेलियर ऑफ रोलिंग स्टॉक ये किसके लिए होगा? अगर आप लोग का व्हील एक्सेल
या ब्रेकिंग पार्ट्स, ये अगर फेलियर होगा, इसके चलते जो ट्रेन पार्टिंग होगा तो इसको हम लोग J5 कैटेगरी में रखेंगे। और ये आप लोग का कैरिंग पैसेंजर होगा, पैसेंजर ट्रेन के लिए होगा, तो आप लोग J5 के साथ चलिए। यहीं पर आप लोग का अगर J3 का, ये भी आप लोग का एग्ज़ाम में आता है, ये हो जाएगा ट्रेन पार्टिंग विथ कैरिंग पैसेंजर, ये हो जाएगा नॉट कैरिंग पैसेंजर, ट्रेन पार्टिंग विथ नॉट कैरिंग पैसेंजर। और जो J10 क्लास होता है, ये आप लोग का पुअर ब्रेक पावर के लिए होता है। ये भी डाटा आप लोग याद रखिए। न्यूली बिल्ट BLC कंटेनर वागन फास्ट POH पीरियोडिसिटी इज, तो यहीं पर BLC जो कंटेनर वागन के लिए पूछा है फास्ट पीरियोडिसिटी, जो कि 6 साल में होता है या 72 मंथ में होता है। ये पीरियडिकल ओवरऑलिंग पूछा है। और ये अगर सब्सिक्वेंट जो होगा, उसके बाद जो होगा सब्सिक्वेंट POH, ये भी आप लोग याद रखिए। ये 4.5 ईयर्स या 54 मंथ में होगा इसका सब्सिक्वेंट POH। C क्लास ओडिसी शैल बी मूव ड्यूरिंग, तो C क्लास अवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट, ये मूव करेगा ओनली डे लाइट में, दिन के समय में मूव करेगा विथ स्पीड रेस्ट्रिक्शन 25 kmph विथ एक्कम्पनी इंस्ट्रक्शन फॉर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ बक्सन वागन फिटेड इन कैसना बॉगी एंड ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम, व्हाट RDSO टेक्निकल पैम्पलेट इज यूज्ड। तो यहाँ पर देखिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है इंस्पेक्शन के लिए और मेंटेनेंस के लिए, जो कि बक्सन वागन के लिए होगा, जिसमें कैसना बॉगी फिट होगा और ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम भी होगा। तो इसके लिए जो RDSO टेक्निकल पैम्पलेट होगा, ये हो जाएगा G70 हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। इसी हिसाब से आप लोग का BTPN वागन का मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन के लिए आप लोग का जो RDSO टेक्निकल पैम्पलेट G90 यूज होता है। इसी हिसाब से आप लोग ये देख लीजिए, G97 जो है ये एयर ब्रेक सिस्टम ऑफ फ्राइड शॉक, तो गुड स्टॉक का एयर ब्रेक सिस्टम के लिए जो टेक्निकल पैम्पलेट यूज होगा G97। इसके साथ साथ आप लोग का जो WT77 है, ये 20.3 टन एक्सेल लोड बियरिंग के लिए आप लोग का RDSO टेक्निकल पैम्पलेट होगा। 20.3 टन एक्सेल लोड एक्सेल बॉक्स बियरिंग के लिए ये हो जाएगा RDSO टेक्निकल पैम्पलेट। एज पर न्यू वागन नंबरिंग स्कीम फर्स्ट 2 डिजिट विल इंडिकेट, तो नया वागन नंबरिंग स्कीम के लिए पहला 2 संख्या 2 डिजिट क्या दर्शाएगा, ये टाइप ऑफ वागन को दर्शाएगा। पहला और दूसरा जो संख्या रहेगा डिजिट रहेगा। इसी हिसाब से जो तीसरा और चौथा रहेगा ये इंडिकेट करेगा, सूचित करेगा ओनिंग रेलवे को। उसी हिसाब से आप लोग का 5 और 6 नंबर जो डिजिट रहेगा ये ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को दर्शाएगा। इसके बाद
7, 8, 9 और 10 वाला जो डिजिट रहेगा ये वागन का इंडिविजुअल सीरियल नंबर को दर्शाएगा। और लास्ट जो आप लोग का 11 नंबर वाला डिजिट रहेगा ये चेक डिजिट को दर्शाएगा। तो ये भी डाटा आप लोग याद रखिए। द मैक्सिमम परमिसिबल फ्री स्लैक इन द ड्राफ्ट गियर इन सर्विस। तो सर्विस के दौरान आप लोग का मैक्सिमम जो परमिसिबल फ्री स्लैक पूछा है ड्राफ्ट गियर में, तो ये कितना हो जाएगा, ये आप लोग का 25 mm हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ चलिए। द हाई कैपेसिटी ड्राफ्ट गियर इज, तो यहीं पर देखिए जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें हाई कैपेसिटी ड्राफ्ट गियर कौन सा है, ये RF316 हुआ है जिसका कि कैपेसिटी, इसका कैपेसिटी कितना होता है, इसका कैपेसिटी जो होता है 5725 kg मीटर होता है। 5725 kg मीटर इसका कैपेसिटी होता है RF361 ड्राफ्ट गियर का। इसके साथ साथ मार्क 50 MK50 इसका भी जान लीजिए, इसका कैपेसिटी 5385 kg मीटर। व्हील गेज शुड बी मेजर्ड ऑन, तो व्हील गेज मेजरिंग करेंगे कब करेंगे, ये अपलोड कंडीशन में करेंगे। ऑप्शन ए के साथ चलिए। तो चलिए फ्रेंड्स यहीं पर ही रखते हैं आज का सेशन को। नेक्स्ट पार्ट में बाकी जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक्स कीजिए, अगर कुछ भी गलती है तो कमेंट्स कीजिए और फ्रेंड्स सर्किल में वीडियो को आप लोग शेयर कर सकते हैं। तो जैसे कि हर बार बोलते हैं बढ़िया से प्रिपरेशन कीजिए, वीडियो वॉच कीजिए रेगुलर बेसिस पर, तब जाके आप लोग को सफलता मिलेगा। इसके लिए आप लोग को कड़ी मेहनत का ज़रूरत है। मिलेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट लेके, तब तक के लिए बढ़िया से प्रिपरेशन कीजिए। जय हिंद दोस्तों, जय जगन्नाथ दोस्तों।